अब तो आइए दोस्तों आज कर लेते हैं एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10th का जो हम लोगों का अभी बचा हुआ था। उसका पहला सवाल मैं नोट करने जा रहा हूं। पहला सवाल बहुत ध्यान से समझिए, एक बार में क्रैक करने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करता हूं आप सबों को एक ही बार में समझ में आ जाएगा। सवाल देखिए मेरे सामने, मैं पढ़ रहा हूं। कह रहा है कि एक क्विज कंपटीशन हो रहा है जिसमें टोटल 10 बच्चे हैं, यानी कि कुछ लड़के होंगे कुछ लड़कियां होंगी और टोटल मिला के 10 है। यानी कि अगर हम बॉयज लिख लेते हैं बॉयज, और बॉयज को हम लोग एक्स ले लेते हैं, और गर्ल्स को हम लोग अगर y ले लेते हैं तो x, y ये दोनों जोड़ करके जो है वो लगभग 10 बच्चे टोटल हो जाते हैं। ये 10 बच्चे टोटल आपके क्विज में कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं। उसके बाद आपका क्या है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, लड़कियों की संख्या 4 ज्यादा है। अगर एक तरफ मैं x ले लूं दूसरी तरफ y ले लूं तो इनकी संख्या 4 ज्यादा है। तो इसमें से अगर मैं 4 माइनस कर देता हूं तो ये दोनों बराबर हो जाते हैं, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। ये आपका दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। अब इसको हम लोग को ग्राफिकली प्लॉट करना है। ग्राफिकली प्लॉट करके हम लोग को इसका आंसर निकालना है। इसके लिए मैं सबसे पहले इस्तेमाल करूंगा पहले इक्वेशन का, और आपको भी चाहूंगा कि आप भी पहले इक्वेशन का इस्तेमाल करें। आइए पहले इक्वेशन का इस्तेमाल यहां करते हैं और एक सुंदर सा डब्बा बनाते हैं। ये बन गया आपका डब्बा। एक में x एक में y भरेंगे। तरीका ये है दोस्तों कि एक बार x के सामने 0 और एक बार y के सामने 0 लेंगे। ये बहुत फायदेमंद तरीका है और इसी तरीके से आप एग्जामिनेशन में जरूर करिएगा। कोई भी दूसरे टीचर की बातों को सुनने की जरूरत नहीं है। ये इट इज द मोस्ट सिंपलेस्ट वे ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 हो गया। x की जगह हम लोगों ने 0 रख दिया तो y की वैल्यू क्या हो गई दोस्तों, y की वैल्यू खुद ब खुद हो जाती है 10। तो यहां हम लोगों ने भर दिया 10। लेकिन दूसरी तरफ अगर y की जगह हम लोगों ने 0 रख दिया तो x की वैल्यू भी क्या हो गई दोस्तों, 10 हो गई। अब ये हमारा ग्राफ आया। इस ग्राफ को हम लोगों को यहाँ प्लॉट करना है। तो प्लॉट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले एक ग्राफ बनाएंगे, खूब शानदार सा, सुंदर सा, अच्छा सा, सुशील सा, x, y। ये हमारा ग्राफ हो गया। ये x डैश है और ये y डैश है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये x है और ये y है, ध्यान में रखिएगा। अगर हम 0,10 को दिखाते हैं तो 0,10 आपका इसी एक्सिस पे आएगा। बिल्कुल एग्जैक्ट तो अब मैं ग्राफ आपको खोज के दे नहीं सकता क्योंकि मैं बोर्ड पे बना रहा हूं। 10,0 है, 10,0 आपका यहां कहीं आएगा। 10,0 यहां आ गया। इन दोनों को आपको करना है मैच। हम लोगों ने मैच कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -4 है, तो इसको हम लोगों ने क्या कर लेना है, फिर से वही डब्बा बनाता हूं। डब्बा हमारा बन करके तैयार हो चुका है। x, y यहाँ 0 0, x की जगह हम लोगों ने 0 रख लिया। 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, यानी y की वैल्यू हमारी आती है 4। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा क्योंकि इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। फिर उसके बाद है x माइनस वाई इज इक्वल टू -4, और इस बार y की जगह 0 रखते हैं। y की जगह 0 रखते हैं तो x की वैल्यू -4 आ जाती है, यानी कि ये आपकी -4 आ गई। 0,4 कहाँ पड़ता है दोस्तों, तो 0,4 पड़ता है आपका यहाँ कहीं। 0,4 आपका यहाँ कहीं पड़ता है, लेकिन -4,0 आपका यहाँ कहीं पड़ता है। इन दोनों को हम ज्वाइन करते हैं, यहाँ मिलेगा, सामने इधर लाइन खींचेंगे, इधर खींचेंगे, यहाँ x मिलेगा, यहाँ y मिलेगा। x और y जब दोनों मिल जाता है तो वही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन कैसे हो जाएगा पहले उसको समझ लेते हैं। तो आइए देखिए, x, y जहाँ मिल रहा है, x, y ये दोनों जहाँ टकरा रहे हैं वो 7,3 है। 7,3 पे टकरा रहे हैं। तो हमेशा याद रखें कि x की वैल्यू आपकी हो जाएगी यहाँ पे 7 और y की वैल्यू हो जाएगी 3। इस ग्राफ को देखने से ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा होगा कि ये 7,3 पे टकरा रहा है, लेकिन ये 7,3 ही पे टकरा रहा है। आप किसी भी दूसरे चक्कर में मत रहिएगा, ये 7,3 ही पे टकरा रहा है। क्यों टकरा रहा है? 7,3 पे इसलिए टकरा रहा है क्योंकि मेरा ग्राफ जो है वो बोर्ड पे बनाया हुआ ग्राफ है। अगर आप किसी नॉर्मल ग्राफ को देखेंगे जो कि ग्राफ पेपर पे बनाया जाएगा तो वो बिल्कुल 7,3 पे टकराएगा। ठीक है, तो बिल्कुल इसको ध्यान में रखिएगा। 7,3 आपका आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आप बहुत सिंपलेस्ट ऑफ द सिंपलेस्ट तरीके से इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये 2 सवाल बिल्कुल समझ में आ गए होंगे।
और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, तब तक के ले लेते हैं 2 मिनट का ब्रेक। तो आइए दोस्तों लगाते हैं अब इसके बाद एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी क्लास 10th क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि मैंने यहां पे सॉल्व करके आपके लिए रखा है, आपको बहुत ध्यान से समझना है कैसे हम लोगों ने करना है इसको। देखिए सबसे पहले यहां बोल रखा है कि एक पेंसिल का दाम x रुपए है और एक पेन का दाम y रुपीज। हम लोग को मान लेना है, यानी कि कंसिडर कर लेना है। उसके बाद कह रहा है कि जब आप 5 पेंसिल खरीदते हैं और 7 पेन खरीदते हैं तो आपका 50 रुपए का खर्चा आता है। कितना आता है? 50 रुपए का खर्चा आता है। लेकिन जब आप 7 पेंसिल खरीदते हैं और 5 पेन खरीदते हैं तो आपका 46 रुपीज का खर्चा आता है। तो आप इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके इसका आंसर निकालिए, यही आपका सवाल है। आइए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों का दोनों इक्वेशन लिख लेंगे। सबसे पहले हम पहला इक्वेशन लेंगे। पहले इक्वेशन के हेल्प से हम लोगों ने क्या करा है, यहाँ पे एक बॉक्स बनाया है। बॉक्स बना करके उसमें एक्स वाई रखा है और एक बार x के सामने 0 और एक बार y के सामने 0 हम लोग खुद से कंसीडर कर लेंगे, यानी कि मान लेंगे। मान लेने के बाद से हम लोगों ने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो एक बार x की जगह जब 0 रखा तो y की वैल्यू 50/7 आ गई, हम लोगों ने यहां पुट कर दिया। एक बार y की जगह जब 0 रखा तो x की वैल्यू 10 आ गई, उसको हम लोगों ने यहां पुट कर दिया। अब इसको चलेंगे उस ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए। तो 0,50/7 0,50/7 दोस्तों यहां कहीं आ रहा था और 10/0 जो है वो आपका यहां आ रहा था। दोनों को हम लोगों ने ज्वाइन करके एक लाइन बना लिया। अब आती है बारी दूसरे इक्वेशन की। मैंने दूसरा इक्वेशन लिया, सेम वही प्रोसेस फिर से किया, सेम वही प्रोसेस, कुछ भी चेंज नहीं करा, सेम वही प्रोसेस करा। इसमें 0 और अपॉन 46/5 आया और 46/7,0 आया। इसको जब मैंने इस पे रिप्रेजेंट किया तो ये दोनों लाइनें जो है दोस्तों यहां पे टकरा रही हैं। यहां पे जब दोनों लाइनें टकरा रही हैं तो इसी लाइन से एक परपेंडिकुलर x एक्सिस पे खींचेंगे और एक परपेंडिकुलर y एक्सिस पे खींचेंगे और यहां देखने की कोशिश करेंगे कि कहां कहां कोऑर्डिनेट मिल रहा है। तो x एक्सिस पे 3 पे मिल रहा है, y पे 5 पे मिल रहा है, यानी कि x की वैल्यू 3 हो गई और y की वैल्यू 5 हो गई। इस तरीके से हम लोगों ने इसको कैलकुलेट कर लिया। ये बहुत सिंपल तरीका है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगले क्वेश्चन को करेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएंगे। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आपको लाइंस को इंटरसेक्टिंग बताना है, कोइंसिडेंट बताना है या पैरेलल बताना है। बहुत सिंपल है, 2 मिनट के अंदर करने की कोशिश करेंगे, जल्दी से एक्सरसाइज को खत्म करेंगे। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। देखते हैं पहला सवाल। देखिए आइए, ये आपका पहला सवाल है। बहुत गंभीरता से समझने की अगर हम कोशिश करें तो पहला सवाल जो हमें दे रखा है उसमें होता क्या है, x के साथ जो पहला नंबर है उसको a1 लेते हैं, इसको हम लोग b1 लेते हैं और इसको हम लोग c1 लेते हैं। उसी तरह ये आपका a2 हो जाता है, ये आपका b2 हो जाता है और ये आपका c2 हो जाता है। तो इस तरीके से आपको करना क्या है, आपको a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 रख करके चेक करना है। आइए रखते हैं। a1 की वैल्यू है 5 और a2 की वैल्यू है 7। दूसरी तरफ b1 की वैल्यू है -4 और b2 की वैल्यू है ये 6। ये कभी भी एक दूसरे के इक्वल नहीं हो रहा है, यानी कि a1/a2 और b1/b2 एक दूसरे के बराबर नहीं हो रहे हैं। नहीं होने के केस में आप हमेशा लिखेंगे कि ये लाइन जो है वो इंटरसेक्टिंग है। दीज लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। क्या लिखेंगे? लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग याद रखिएगा, लाइंस जो है वो इंटरसेक्टिंग है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दूसरे क्वेश्चन में भी आप यही करिए कि आप a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 रख करके चेक कर लीजिए। रख करके चेक करते हैं तो आता है 9/18, 3/6, 12/24। अगर इसको ऊपर नीचे काटते हैं तो आता है 1/2, 1/2, 1/2। तीनों 1/2, 1/2, 1/2 है, यानी कि ये तीनों मिलता जुलता है और इसको ही हम लोग कोइंसिडेंट कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? लाइंस आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट याद रखिए, बिल्कुल आसान कंसेप्ट है। इंटरसेक्टिंग तब होगा जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा
और कोइंसिडेंट तब होगा जब तीनों एक दूसरे के इक्वल आते हैं। अब आते हैं तीसरे केस पे। तीसरे केस में देखिए दोस्तों, अब यहाँ फिर से लिखता हूँ A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो A1 6 है, ये 2 है, ये -3 है, ये -1 है, ये 10 है और ये 9 है। अगर इन तीनों को मैं कंपेयर करूं दोस्तों तो यहाँ दिख रहा है कि ये दोनों तो इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, लेकिन ये इसके बराबर नहीं हो रहा है, यानी कि ये दोनों इक्वल है, माइनस माइनस तो कट जाएगा, माइनस माइनस आप हटा भी सकते हैं। आप साफ साफ देख रहे हैं कि इसको इसको काटने पे भी 3 आता है, यहाँ भी 3 आता है, लेकिन ये इसके बराबर नहीं है। तो ऐसे लाइन्स को ही हम लोग पैरेलल लाइन्स कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पैरेलल लाइंस कहते हैं, याद रखिएगा। तो ये आपका 3 कंसेप्ट था जो हम लोगों ने पढ़ा है। इस तरीके से हम लोगों ने इसको सीख लिया कि किस तरीके से ये चलेगा आगे। लाइंस आर पैरेलल, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का तीनों पार्ट। अब हम लोग करेंगे तो दोस्तों आइए अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को पूरी तरह से खत्म। 3 को पूरी तरह से खत्म करेंगे और इसके लिए हम लोगों ने सामने लिख रखा है सवाल, और उसके साथ ही उसका सॉल्यूशन भी मैंने कर दिया ताकि आपका समय बच सके। आइए देखिए, इसमें आपको बताना है कौन सा यूनिक सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉरी माफ करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है। आपको बताना है कि कौन सा यूनिक सॉल्यूशन है, कौन सा मैनी सॉल्यूशन है, कौन सा नो सॉल्यूशन है। तो आपको बस सिंपल सा ट्रिक दे देता हूं, जिसमें A1/A2 और B1/B2 एक जैसा नहीं आता है, यानी कि इक्वल नहीं आता है, वो यूनिक सॉल्यूशन होता है। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में ये A1 है, ये A2 है, दोनों वैल्यू अगर मैंने रखा A1/A2 इज इक्वल टू 3/2 आया, B1/B2 इज इक्वल टू 2/-3 आया। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये कभी भी एक दूसरे के इक्वल नहीं है, इस वजह से ये यूनिक सॉल्यूशन माना जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में देखिए, मैंने जब लिखना शुरू किया तो A1/A2, B1/B2 और C1/C2, A1/A2, B1/B2, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल तो आ रहे हैं, लेकिन C1/C2 के इक्वल नहीं है, इसलिए इनका नो सॉल्यूशन निकलेगा। अगर A1/A2, B1/B2 के पूरी तरह से बराबर हो जाता है दोस्तों, तो वो नो सॉल्यूशन कहलाएगा, नो सॉल्यूशन कहलाएगा। अगर A1/A2, B1/B2 दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाता है तो वो नो सॉल्यूशन कहलाएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। A1/A2, B1/B2 अगर एक दूसरे के इक्वल हो जाता है तो उसको नो सॉल्यूशन कहेंगे। इसके बाद आता है तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में 3/2/9, 5/3/10, 7/14 है। तीनों को मैंने सजा करके रखा, साफ साफ दिख रहा है कि A1/A2 और B1/B2 एक दूसरे के इक्वल नहीं हुए, इस वजह से इनको यूनिक सॉल्यूशन कह दिया गया। अगले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या करा, फिर से वही रखा, लेकिन साफ साफ नजर आ गया कि यहाँ A1/A2, B1/B2 और C1/C2 के सेम आंसर आ रहे हैं दोस्तों, सेम आंसर आ रहे हैं, इसलिए इसको मैंने मैनी सॉल्यूशंस में डाल दिया है। अगले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा A1/A2, B1/B2, C1/C2 करा, और यहां पे भी हम लोगों को क्या ही मिला कि इनमें तीनों के तीनों आंसर्स बराबर थे, इसलिए ये भी किसमें चला गया, मैनी सॉल्यूशंस के अंदर चला गया, मैनी सॉल्यूशंस के कैटेगरी में चला जाता है। और इस तरीके से हमारा ये एक्सरसाइज हो जाता है खत्म। अगले क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। तब तक के लिए 2 मिनट का ब्रेक।